हाय दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि पश्चिमी विचारक अरस्तु के अनुसार आदर्श राज्य क्या है। हमने बात की थी प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में, हमने बात की थी प्लेटो के उप आदर्श राज्य के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि अरस्तु का आदर्श राज्य क्या है। ठीक है, हम देखते हैं कि अरस्तु का आदर्श राज्य क्या है। दोस्तों प्लेटो ने भी आदर्श राज्य की बात की थी, लेकिन अरस्तु का आदर्श राज्य अलग है और प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है दोस्तों, अलग है। बात करते हैं दोस्तों कि प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की बात की थी वह आदर्श राज्य क्या था। कल्पना पर आधारित था, और जो कल्पना पे आधारित था वो पूर्ण रूप से क्या होता है, आदर्शवादी होता है। उसमें यथार्थता का, वास्तविकता का या व्यावहारिकता का उसमें कोई लेन देन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जो कल्पना के आधार पर आधारित होता है वह राज्य, उस राज्य के बारे में। ठीक है, ये आदर्श राज्य के बारे में प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक बुक के अंदर लिखा था, अपने आदर्श राज्य के बारे में और आदर्श राजा के बारे में। आदर्श राजा और आदर्श राज्य दोनों के बारे में प्लेटो ने रिपब्लिक बुक के अंदर लिखा था। दोस्तों आगे बात करते हैं, हम आगे चर्चा करते हैं दोस्तों कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की बात की थी। उसके बाद में वह स्टेटमेंट्स बुक लिखता है। कौन? स्टेट्समैन बुक लिखता है प्लेटो। स्टेट्समैन्स बुक के अंदर उसने यथार्थता की बात करने लग जाता है और वह कानून संबंधी बात करता है स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में उसने कौन सी पुस्तक लिखी? द लॉज बुक के अंदर उसने आदर्श राज्य के बारे में दोबारा से कहा। इस आदर्श राज्य के बारे में नहीं, उसने दूसरा आदर्श राज्य दिया जिसको वह क्या कहता है, द्वितीय आदर्श राज्य। ठीक है दोस्तों, या हम ये कहें कि प्लेटो का उप आदर्श राज्य। ठीक है, ऐसे भी लिखा आ सकता है कि उपादर्श राज्य। संधि विच्छेद करते हैं तो उप प्लस उपधन आदर्श होता है दोस्तों। तो प्लेटो ने पहले अपनी रिपब्लिक बुक के अंदर आदर्श राज्य की कल्पना करता है, वह केवल कल्पना पर आधारित क्या था, राज्य था दोस्तों। फिर उसने द लॉज बुक के अंदर अपने विचार बदलता है और ये कहता है कि जो राज्य है वह यथार्थ होना चाहिए, राज्य में जो कानून नियम है वह भी यथार्थ में होना चाहिए, व्यावहारिकता में होना चाहिए, वास्तविकता में होना चाहिए। तो यहाँ पर वह कल्पना के आधार पर कोई बात नहीं करता है दोस्तों। तो इसी को वह अपने विचार बदलने के बाद में जिस राज्य की कल्पना करता है उसी को द्वितीय आदर्श राज्य के नाम से जाना जाता है। उसी को हम उपादर्श राज्य या फिर संधि विच्छेद करके लिखते हैं कि उपधन आदर्श राज्य। ठीक है दोस्तों, उप आदर्श राज्य की कल्पना द लॉज बुक के अंदर प्लेटो ने की थी दोस्त। ठीक है, अब यहीं से अब दोस्तों द लॉज बुक का ऋणी कौन है? द लॉज बुक का ऋणी कौन है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि ऋणी कौन है, बताइए आप। द लॉज बुक का ऋणी कौन है दोस्तों? अरस्तु है ऋणी। कौन है? अरस्तु ऋणी है। अरस्तु ने अपने विचार कौन सी बुक से ग्रहण किया था? प्लेटो की द लॉज बुक से, क्योंकि द लॉज बुक जो है वो प्लेटो की अंतिम बुक है। कौन सी बुक है? अंतिम बुक है दोस्तों। ठीक है, ये अंतिम बुक है और अरस्तु ने इस अंतिम बुक से अपने विचार, प्लेटो से विचार ग्रहण किया और अपने हिसाब से अपने विचारों को पेश करने की कोशिश की। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का जो द्वितीय आदर्श राज्य का जो विचार था
या हम ये कह सकते हैं कि उप आदर्श राज्य का जो विचार है वही अरस्तु का आदर्श राज्य संबंधी क्या है, विचार है। तो हम ये कहेंगे कि प्लेटो का उप आदर्श राज्य या प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का अर्थ वही है जो अरस्तु आदर्श राज्य की बात करता है। तो हमें एक बात ये समझना है कि अरस्तु का आदर्श राज्य और प्लेटो का आदर्श राज्य अलग अलग है, लेकिन प्लेटो का उप आदर्श राज्य, ठीक है दोस्तों, या हम ये कहेंगे द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य और प्लेटो का आदर्श राज्य समान है, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा वो मैं आपके सामने लिखता हूं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे बात करते हैं कि अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य से संबंधित विचार दिया, उस आदर्श राज्य को प्लेटो का उप आदर्श राज्य या प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य की संज्ञा दी गई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु ने अपने जो आदर्श राज्य से संबंधित जो विचार है वो कहाँ से ग्रहण किया है, प्लेटो की बुक द लॉज से। इसलिए जो अरस्तु है वह प्लेटो का ऋणी है और प्लेटो की कौन सी बुक का ऋणी है, द लॉज बुक का ऋणी है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि राज्य से संबंधित जो विचार है प्लेटो के, अरस्तु के, वह कोई उनका खुद का नहीं है, इसलिए वह मौलिक विचार नहीं है, उसने तो प्लेटो से ग्रहण किए हैं दोस्तों। अलग अलग विद्वान अलग अलग क्या कहते हैं, देखो सेबाइन मुख्य रूप से क्या कहता है कि अरस्तु जिसे आदर्श राज्य मानता है, अरस्तु जिसे आदर्श राज्य मानता है वह प्लेटो का उप आदर्श राज्य है। इस उप आदर्श राज्य के स्थान पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य, ठीक है दोस्तों। अब सेबाइनी एक बात और कहता है कि अरस्तु आदर्श राज्य पर नहीं, आदर्श राज्य के बारे में कोई बुक नहीं लिखता है, अरस्तु आदर्श राज्य पर नहीं बल्कि राज्य के आदर्शों पर उसने पुस्तक लिखी थी, ठीक है, पुस्तक लिखी थी, आदर्श राज्य से संबंधित उन्हें पुस्तक ज़्यादा लिखी थी। देखो अब सिनक्लेयर नामक एक विद्वान है, सिनक्लेयर क्या कहता है कि अरस्तु वहाँ से प्रारंभ करता है जहाँ से प्लेटो छोड़ देता है, ठीक है। और प्लेटो ने अंतिम बुक कौन सी लिखी, 347 ईसा पूर्व के अंदर दोस्तों, वह है द लॉज बुक है। द लॉज बुक के अंदर उसने द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य की बात की थी, उप आदर्श राज्य की बात की थी, वहाँ वह लिख देता है और उसके बाद में प्लेटो की मृत्यु हो जाती है। और उसी बुक को आधार मानकर अरस्तु ने अपना विचार शुरू किया था और उसमें मुख्य रूप से आदर्श राज्य संबंधी विचार भी है दोस्तों। इसलिए सिनक्लेवर क्या कहता है कि अरस्तु वहाँ से प्रारंभ करता है जहाँ से प्लेटो छोड़ देता है दोस्तों। प्लेटो की द लॉज बुक के अंदर, लॉज बुक से उसने सारे विचार ग्रहण किए थे। प्लेटो की द लॉज बुक के अंदर एक कथन था कि श्रेष्ठ राज्य में कानून की ही अंतिम है, श्रेष्ठ राज्य में कानून की ही अंतिम है, यानी कि श्रेष्ठ राज्य में, हम इस पंक्ति को सही कर देते हैं, श्रेष्ठ राज्य में कानून ही अंतिम है। ये पंक्ति द लॉज बुक में लिखी गई थी और इसी बुक को इसी पंक्ति को आधार मानकर अरस्तु अपने विचार प्रस्तुत करता है दोस्तों, ठीक है, इसी को वो आधार मानता है दोस्तों। हम एक बात और करें कि अरस्तु ने ये विचार, आदर्श राज्य संबंधी विचार दिया कौन सी बुक में, प्रश्न ये है कि दिया कौन सी बुक में, तो आपका आंसर होना चाहिए पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स में कौन से भाग में, आपको पता है कि अरस्तु ने जो पॉलिटिक्स लिखी दोस्तों, जो पॉलिटिक्स बुक लिखी उसके 8 भाग है। 8 भाग का मतलब 8 बुक है, 8 बुक है दोस्तों। तो 8 बुक में से 7वीं व 8वीं बुक में उसने आदर्श राज्य से संबंधित विचार दिया। हम थोड़ी सी ये भी बात कर ले कि आदर्श होता क्या है, आदर्श राज्य है क्या, कि ऐसा राज्य जिसमें व्यक्ति को उत्तम जीवन की प्राप्ति हो सके, ठीक है दोस्तों।
ऐसा राज्य जिसमें व्यक्ति को आदर्श जीवन की प्राप्ति हो सके या शुभ जीवन की प्राप्ति हो सके, उत्तम जीवन की प्राप्ति हो सके। इसीलिए तो अरस्तु ये कहता है कि राज्य का कार्य क्या है कि लोगों को उत्तम नागरिक बनाना, तो उत्तम जीवन प्रदान करना दोस्तों। और उत्तम जीवन प्रदान करने का मतलब क्या है, शुभ जीवन प्रदान करने का मतलब क्या है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, जिसमें व्यक्ति ये अनुभव करे कि वह बिल्कुल चारों तरफ से क्या है कि खुश रहे, आनंदमयी जीवन, ठीक है, आत्मानुभूति जीवन, ठीक है। इस तरह से खुशहाली वाले जीवन के बारे में वो बात करता है, शुभ जीवन की प्राप्ति के बारे में बात करता है कि जिस राज्य के अंदर शुभ जीवन प्राप्त हो सके, हर व्यक्ति खुशहाली से रहे, वह राज्य क्या होगा, आदर्श राज्य होगा दोस्तों। अब आदर्श राज्य की हम विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसने सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं विशेषताओं के अंदर जनसंख्या। कौन सा लेंगे दोस्तों, जनसंख्या लेते हैं, ठीक है। और जनसंख्या के बारे में उसने क्या कहा, जनसंख्या के बारे में कहा कि राज्य की जनसंख्या न तो ज़्यादा कम होनी चाहिए और न ही ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो जनसंख्या के बारे में अरस्तु ने क्या कहा दोस्तों, जनसंख्या के बारे में कहा कि जनसंख्या न तो अधिक होनी चाहिए और न ही क्या होनी चाहिए, और न ही कम होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। फिर वो आगे ये कहता है कि न तो अधिक का मतलब ये है कि न तो अधिक, मान लीजिए अधिक जनसंख्या हो जाएगी, अधिक जनसंख्या होगी तो लोगों को निवास स्थान नहीं मिल पाएगा और ज़मीन क्या हो जाएगी, बट जाएगी, ज़मीन छोटी पड़ जाएगी और लोग निवास कैसे कर पाएंगे, लोग खेती बाड़ी कहाँ कर पाएंगे, ज़मीनें बढ़ जाएगी दोस्तों। तो वह कहता है कि जनसंख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आगे क्या करता है कि और नहीं कम होनी चाहिए, नहीं कम होनी चाहिए दोस्तों। तो वह, इसका मतलब क्या हो गया कि जनसंख्या कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होती जाएगी, कम का ग्राफ चलता रहेगा, ये ज़्यादा है जनसंख्या मेरे दोस्तों, ये मीडियम है, मध्यम है, और जनसंख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी तो ग्राफ क्या हो जाएगा, जीरो पे आ जाएगा यहाँ पर। तो जनसंख्या को कम भी नहीं होना देना चाहिए, सरकार को ये समझना चाहिए, राज्य को ये समझना चाहिए अरस्तु के अकॉर्डिंग कि जनसंख्या हमारी कहीं कम तो नहीं हो रही है, जनसंख्या का ग्राफ कहीं कम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इतना कम भी नहीं हो जाए कि राज्य में लोग ही नहीं रह पाए, तो राज्य का मतलब क्या है। तो वो कहता है कि राज्य की जो जनसंख्या है वह न तो ज़्यादा होनी चाहिए और न ही कम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जनसंख्या में भी कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों मध्यम मार्ग का अनुसरण कर रहा है दोस्तों, मध्यम मार्ग का अनुसरण कर रहा है कि यानी मध्यम होनी चाहिए जनसंख्या। कैसी होनी चाहिए, मध्यम, जहां पर आराम से व्यक्ति रह सके, अपनी सुविधाओं को प्राप्त कर सके दोस्तों। इस तरह से वो बात करता है मध्यम की दोस्तों। अरस्तु जो है ना, मध्यम के बारे में देखो, परिवार के बारे में भी उसने मध्यम कहा, यहाँ पर वह जनसंख्या के बारे में भी मध्यम कह रहा है, और वह संपत्ति के बारे में मध्यम शब्द का प्रयोग किया। और जहां हम संविधान के बारे में बात करें, संविधान के बारे में भी उसने मध्यम की बात की थी। तो कई चीज़ों में उसने मध्यम शब्द का प्रयोग किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्यम शब्द की शब्दावली किसने दी, अरस्तु ने दी। कौन कौन से बिंदुओं में दी, परिवार में भी दी, जनसंख्या की दे ही रहा है, संपत्ति में दी, संविधान में दिया दोस्तों। ये आप पॉइंट याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अरस्तु ने एक उदाहरण देकर बताया था कि जनसंख्या, जैसे एक जो नाव होती है, नाव न तो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, न ज़्यादा छोटी नहीं ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। वो कहता है कि जो नाव होती है न तो वो 6 इंच से छोटी भी नहीं होनी चाहिए, और नहीं वह 1200 फीट, ठीक है, 1200 फीट इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए,
6 इंच से छोटी भी नहीं होनी चाहिए और 1200 फीट से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। वो एक नाव के बारे में नाव से वो लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि यार ये नाव इस तरह से ये होगी तो ये पानी में कहीं ना कहीं डूब जाएगी, इस तरह से उसने बात की थी दोस्तों। तो वह जनसंख्या के बारे में कहना चाहता है कि राज्य की जनसंख्या न तो ज़्यादा होनी चाहिए और न ही कम होनी चाहिए। ठीक है, ये बात उसने मध्यम जनसंख्या रखा कि ताकि किसी प्रकार का जनसंख्या से संबंधित जो है विस्फोट नहीं हो सके, लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर ले दोस्तों। ठीक है, तो जहां अब बताओ कि आज अपने देश के अंदर मान लीजिए अरस्तु जैसे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो तो क्या कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ सकती है क्या जनसंख्या विस्फोट हो सकता है क्या? नहीं दोस्तों, कठोर नियंत्रण होगा। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा फिलोसफर था दोस्तों। आगे बात करते हैं। अब मैं ये बात करूं कि उसने अरस्तु ने जनसंख्या से संबंधित कोई निश्चित आंकड़ा नहीं दिया था दोस्तों, निश्चित आंकड़ा या निश्चित संख्या नहीं बताई दोस्तों। जिस प्रकार से प्लेटो ने जनसंख्या से संबंधित निश्चित आंकड़ा बताया कि एक राज्य के अंदर जो जनसंख्या है वह 5040 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 5040 की जनसंख्या होनी चाहिए। और मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बता दिया कि प्लेटो ने 5040 की संख्या को महत्वपूर्ण क्यों मानता है दोस्तों। ये मैंने काफ़ी अच्छा तरीके से बता दिया, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो निश्चित आंकड़ा नहीं बताया। ठीक है, अरस्तु ने जिस प्रकार से प्लेटो ने अपने राज्य के लिए 5040 जनसंख्या के बारे में कहता है उस प्रकार की बात अरस्तु नहीं करता है। अरस्तु एक ही बात करता है कि जो जनसंख्या है वह न तो ज़्यादा होनी चाहिए और न ही कम होनी चाहिए। आगे हम अलग अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों आगे बात करते हैं कि अरस्तु के राज्य की विशेषताएं चल रही थी, जनसंख्या के बारे में बताया था। अब मैं बात करता हूँ आकार, राज्य का आकार या प्रदेश का आकार हम कह सकते हैं। राज्य का आकार क्या है अरस्तु के अकॉर्डिंग? अरस्तु यहाँ पर भी वह मध्यम के बारे में बोलता है, जैसे जनसंख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नहीं कम होनी चाहिए, वहाँ पर भी मध्यम की संकल्पना पेश की थी। दोस्तों यहाँ पर भी राज्य के बारे में क्या कहता है कि राज्य ज़्यादा अधिक बड़ा भी नहीं होना चाहिए और राज्य अधिक छोटा भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि कोई उसके ऊपर आक्रमण कर ले। ठीक है, इतना बड़ा भी नहीं होनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था ही बिगड़ जाए। ठीक है, तो मध्यम आकार का ही क्या होना चाहिए? राज्य होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात उसने क्या बताया कि जो समुद्र होता है, जो जलाशय होता है या तालाब होती है, जो नदियाँ होती है, उसके किनारे ही क्या होना चाहिए? राज्य होना चाहिए। जैसे ये राज्य है, ये राज्य के सभी घर हैं, इसमें मेरा भी घर हो सकता है दोस्तों और आपका भी घर हो सकता है। तो अरस्तु ये कहता है कि जो भी जलाशय, नदियाँ, तालाब या समुद्र यानी कि पानी, जहाँ पानी का आसरा है वहाँ पर राज्य होना चाहिए। ये पानी है और पानी के पास ही क्या होना चाहिए? राज्य होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो वो कहता है ताकि सुगमता से या फिर हम ये कह सकते हैं कि सरलता से ये लोग पानी की जहाज से एक दूसरे राज्य में क्या कर सके? आयात निर्यात कर सके ताकि इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। तीसरी बात ये कहता है कि राज्य जो है, राज्य ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि उसको एक ऊंचाई की पहाड़ी से या ऊंचाई के स्थान से पूरे क्षेत्र को आराम से देखा जा सके। ताकि अरस्तु ये कहता है कि ताकि किसी व्यक्ति को वहाँ पर बैठा दिया जाए, उसको नौकरी दे दी जाए, वहाँ बैठकर वो निगाह रखता रहे कि कौन आक्रमण कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, किधर से आने वाला है, किधर से नहीं आने वाला है। तो ऐसे स्थान पर राज्य होना चाहिए ताकि ऊंचाई पर बैठा व्यक्ति, जैसे ये व्यक्ति बैठा हुआ है यहाँ पर, ये अपनी आंखों से पूरे राज्य को देख सके, पूरी हलचल देख सके, ताकि किसी प्रकार का कोई दुर्घटना हो या किसी प्रकार का आक्रमण हो तो उससे बचाया जा सके। चौथी बात ये कहता है कि जो राज्य होता है उसके अंदर परकोटे होनी चाहिए,
ऊंचे ऊंचे परकोटे होने चाहिए, सीमाएं होनी चाहिए, चाहे वह किसी पहाड़ों की सीमा हो, चाहे दीवार की सीमा हो, लेकिन एक ऊंचे ऊंचे परकोटे की सीमा होनी चाहिए। तो ये उसके मतलब राज्य के आकार से संबंधित विचार था कि राज्य का आकार न बड़ा होना चाहिए न छोटा होना चाहिए। और राज्य में जो भूमि के बारे में उसने बताया कि भूमि के बारे में, राज्य के बारे में मैं बताऊं कि जो आकार है तो उसमें भूमि भी आ गई दोस्तों। तो भूमि के बारे में बताया कि जो भूमि है वो 2 भागों में बटी होनी चाहिए भूमि, कि सार्वजनिक भूमि में राज्य का आकार जो है सार्वजनिक भूमि में बटा होना चाहिए, और व्यक्तिगत ध्यान दो, सार्वजनिक भूमि के अंदर जहाँ पर राज्य के अंदर पूजा पाठ हो रहे हैं, धार्मिक कर्मकांड हो रहे हैं और राज्य से संबंधित कोई काम हो रहा है, वह सार्वजनिक भूमि कहलाएगी दोस्तों। और जहाँ पर व्यक्ति निवास करके रह रहा है, अपना कोई काम कर रहा है निजी, वह हो गया व्यक्तिगत भूमि। तो भूमि को भी वह 2 भागों में बांटता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया आपका राज्य के आकार से संबंधित। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों हमने अभी बात की कि राज्य की जो स्थिति है, राज्य की स्थिति है वो पानी के पास होनी चाहिए। अरस्तु ये कहता है कि किसी समुद्र, जल, नदियों के पास होनी चाहिए, लेकिन यह प्लेटो से ठीक विपरीत विचार देता है कि राज्य कहाँ होना चाहिए। प्लेटो ये कहता है कि किसी नदी के पास, किसी तालाब के पास, किसी समुद्र के पास नहीं होना चाहिए राज्य। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वहाँ से नाव के द्वारा विदेशी लोग कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन अरस्तु ने प्लेटो की इस धारणा का क्या कर दिया? खंडन कर दिया और ये कहा कि नहीं, राज्य किसी जलाशय के पास होना चाहिए, किसी समुद्र के पास होना चाहिए दोस्तों। तो जहाँ समुद्र वाली बात है वह अरस्तु ने प्लेटो के विचारों का क्या कर दिया? खंडन कर दिया। आगे सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। अरस्तु के जो आदर्श राज्य है उसके अंदर सामाजिक व्यवस्था कैसे है? अरस्तु ये कहता है कि 6 प्रकार की राज्य को क्या होती है? आवश्यकताएं होती है, और 6 प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 6 प्रकार के क्या होते हैं? वर्ग होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 6 प्रकार की आवश्यकताएं कैसी होती है, मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं। 6 प्रकार की आवश्यकताएं मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूं, टाइम बच जाए अपना। देखते हैं दोस्तों, अरस्तु के आदर्श राज्य में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? समाज कैसा था? अरस्तु का जो आदर्श राज्य था, अरस्तु के आदर्श राज्य के अंदर 6 प्रकार की वो आवश्यकता मानता था कि राज्य को चलाने के लिए 6 प्रकार की आवश्यकताएं होती है। वो कौन कौन सी दोस्तों? भोजन है, कला कौशल है, कला में पारंगत होना चाहिए, शस्त्र होना चाहिए उसके पास, संपत्ति भी होनी चाहिए, सार्वजनिक देव पूजा का स्थान भी होना चाहिए, और सार्वजनिक हित का निर्धारण भी होना चाहिए। तो ये 6 प्रकार की आवश्यकताओं के कारण वह 6 प्रकार के वर्ग बताता है कि समाज के अंदर, राज्य के अंदर इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 6 प्रकार के क्या होने चाहिए? वर्ग होने चाहिए दोस्तों। वर्गों के अंदर वह किस किस को शामिल करता है, ये 6 प्रकार के वर्ग आपके कॉम्पिटिशन में पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। कृषक, शिल्पी, कृषक यानी किसान, शिल्पी यानी उत्पादक वर्ग, ये सभी उत्पादक वर्ग में आते हैं दोस्तों। कृषक, शिल्पी, ठीक है। योद्धा, सैनिक, प्रशासक, योद्धा के स्थान पर सैनिक भी आ सकता है दोस्तों शब्द, प्रशासक के स्थान पर असेंबली भी आ सकता है, असेंबली या व्यवस्थापिका भी आ सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रशासक, पुरोहित और संपत्तिशाली वर्ग, ये 6 प्रकार के वर्ग इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज में बताता है अरस्तु। ये कहता है ये वर्ग अपना अपना अलग अलग काम करते हैं दोस्तों। ये प्रथम जो 2 वर्ग है कौन कौन से? कृषक और शिल्पी। कृषक और शिल्पी को वह अपने राज्य में नागरिक नहीं मानता है, अर्थात इनको वह नागरिकता नहीं देता है। वह नागरिक ही नहीं मानता, तो वह नागरिक ही नहीं मान रहा है किसान को और शिल्पी को, तो इसका मतलब वो राज्य के नागरिक भी नहीं है। राज्य में रहते जरूर है लेकिन वह राज्य के नागरिक नहीं है। राज्य के लिए कुछ कमाएंगे, कुछ करेंगे, इनकम पैदा करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो राज्य का नागरिक इनको नहीं मानता है दोस्तों। फिर ये जो वर्ग वाले हैं ये सभी ये राज्य के क्या होंगे? नागरिक हो जाएंगे। सैनिक भी नागरिक है,
प्रशासक वर्ग में काम करना है वो भी नागरिक है, पुरोहित जो धर्म कांड में काम करते हैं वो भी क्या है, नागरिक है, और संपत्तिशाली वर्ग भी नागरिक है। मैंने नागरिकता से संबंधित विचार बताया था आपको। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से नागरिक कौन है, जो न्यायिक क्षेत्र में काम करता है और प्रशासनिक रूप से काम करता है, वह क्या है, न्यायिक है। तो कहीं ना कहीं अरस्तु ये भी मानता है कि ये सभी लोग क्या है कि कहीं ना कहीं न्यायिक क्षेत्र में और प्रशासन क्षेत्र में सेवा देने का कार्य करता है, तो इनको वह नागरिक मानता है, जबकि कृषक और शिल्पी को नागरिक नहीं मानता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन्होंने ये जो कृषक माना, शिल्पी माना, योद्धा माना, प्रशासक माना, पुरोहित माना, अर्थात तो इन्होंने यह जातियों के आधार पर या कर्मों के आधार पर यह वर्गीकरण नहीं किया। आज हमारे समाज के अंदर आज भी दुनिया बदल गई, विज्ञान बदल गया, फिर भी क्या है कि जातियों के आधार पर ये व्यवस्था चली आ रही है। ठीक है, किसी जाति में पैदा हो गया तो उस जाति का ये रहेगा। ठीक है, तो ये जातियों के आधार पर ये था। फिर थोड़ी थोड़ी लोगों ने जातियों से पहले क्या है कि कर्मों के जाति आई, और जाति से पहले ये जाति कैसे बनी, कर्मों के आधार पर काम करने लगे थे। तो जैसे जैसे कर्मों के आधार पर काम करने लगे लोग, तो जातियाँ बदल जाती। अरस्तु ये कहता है कि अरस्तु ने जिस समाज के अंदर 6 प्रकार के वर्गों की बात की दोस्तों, वो वर्ग किसी जाति विशेष पर आधारित नहीं, न किसी कर्म विशेष के आधार पर नहीं है। अर्थात वह कर्मों के आधार पर और जाति के आधार पर वर्गों के भेद नहीं करता है। ऐसा नहीं कि कृषक व्यक्ति किसान का काम करता है तो वो कृषक है, ऐसा नहीं है। शिल्पी, ऐसा नहीं कि इसके माँ बाप भी शिल्पी थे, ऐसा नहीं है। ये व्यवस्था कैसे बदलती है, तो वो कहता है कि युवा अवस्था में ये तो नागरिक ही नहीं मानता, तो इनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो कहता है कि एक युवा अवस्था में व्यक्ति क्या काम करता है, एक राज्य में रहकर योद्धा का काम करेगा, सैनिक वर्ग का काम करेगा। और युवावस्था के बाद में कौन सी आ गई, प्रौढ़ावस्था। कौन सी आएगी, प्रौढ़ावस्था। ठीक है दोस्तों, प्रौढ़ावस्था आएगी। ठीक है दोस्तों, प्रौढ़ावस्था में वही व्यक्ति जब युवावस्था में था तो सैनिक वर्ग का काम कर रहा था, वही व्यक्ति जब प्रौढ़ावस्था में आएगा तो किसका करेगा, राजनीति का अर्थात प्रशासन का काम करेगा। जब बिल्कुल वृद्धावस्था का हो जाएगा ये व्यक्ति, वृद्धावस्था में जब ये व्यक्ति हो जाएगा तो ये किसका काम करेगा, पुरोहित का, कर्मकांड का करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि अरस्तु के अकॉर्डिंग न तो कोई कर्म पर आधारित है, न कोई जाति के आधार पर है। मतलब हर व्यक्ति जो है, इनको छोड़कर, कृषक और शिल्पी को छोड़कर हर वर्ग जो है योद्धा का काम करेगा, सैनिक का काम करेगा। वही व्यक्ति थोड़ा सा प्रौढ़ावस्था में आएगा तब वह प्रशासक का काम करेगा, राजनीति में आएगा। वही व्यक्ति जब बिल्कुल वृद्ध हो जाएगा तो किसका काम करेगा, पुरोहित का काम करेगा। और पुरोहित ऐसा नहीं है कि खुद कर्मकांड कराने लग जाए, ऐसा नहीं, राज्य निश्चित करेगा कि किस व्यक्ति को पुरोहित बनाया जाएगा, कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र में पुजारी का काम करेगा, पुरोहित का काम करेगा, ये राज्य का कार्य रहेगा दोस्तों। तो ध्यान दो, एक व्यक्ति तीन वर्गों के अंदर काम कर रहा है। एक व्यक्ति योद्धा का काम भी करेगा, योद्धा से रिटायर हो जाएगा तो वह राजनीति में जाएगा, राजनीति से रिटायर हो जाएगा तो क्या है, वह पुरोहित बन जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से उसने मतलब एक व्यक्ति तीन वर्ग के अकॉर्डिंग काम करेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्लेटो की। प्लेटो ने 3 वर्ग बताए आत्मा के आधार पर दोस्तों। आत्मा का जो भाग होते हैं, जो पार्ट है, जो तत्व होते हैं, उनके आधार पर 3 वर्ग बताए। जिस व्यक्ति के अंदर विवेक ज़्यादा होगा वह दार्शनिक बनेगा, और जिसमें साहस होगा वह सैनिक वर्ग में जाएगा, और जिसमें तृष्णा होगी वो उत्पादक वर्ग में जाएगा। यह सभी वर्ग अपना अपना कार्य करेंगे, किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो वो तो उनको निश्चित बना दिया कि दार्शनिक वर्ग के लोग दार्शनिक वर्ग में ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अरस्तु क्या करता है कि सैनिक वर्ग का जो व्यक्ति है वो किस में जा सकता है, प्रशासक वर्ग में भी जा सकता है अपनी आयु के अकॉर्डिंग, और फिर पुरोहित वर्ग में भी जा सकता है। तो 3 वर्ग, एक व्यक्ति 3 वर्गों में घूम रहा है, और वहां पर 3 वर्ग के व्यक्ति अपने अपने वर्ग में घूम रहे थे प्लेटो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसने ये जो वर्गों की व्यवस्था की, तो आप
वर्गों की व्यवस्था की तो किस आधार पे की, न तो जाति के आधार पे की, न कर्मों के आधार पे की। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि किस आधार पे की, तो आपका आंसर होना चाहिए आयु के आधार पर। किसके आधार पर? आयु के आधार पर। माना कि जब 20, 25, 30 साल तक का रहता है तो बंदा सैनिक बन जाएगा, फिर वो 50-60 का हो जाएगा तो राजनीति में आएगा, फिर 70-80 का हो जाएगा तो वो पुरोहित बन जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से उसने मतलब अपने समाज की कल्पना की थी अरस्तु ने। ठीक है, हम बात करते हैं अब शिक्षा से संबंधित अन्य विचार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि अरस्तु के आदर्श राज्य में आर्थिक स्वरूप उसने बताया है कि राज्य क्या है कि तालाबों के पास, नदियों के पास होना चाहिए ताकि पानी के जहाज के माध्यम से विदेशों से आयात निर्यात हो सके और अपनी इनकम को, अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ हो सके। दूसरा पक्ष उसने ये भी बोला कि जो किसान होते हैं किसान कभी जमीन का मालिक नहीं होगा। तो पर्सन ये है दोस्तों कि मालिक कौन होगा, तो मालिक होगा मेरे दोस्तों नागरिक। और नागरिक का मतलब आप समझ गए होंगे, नागरिक किसको मानता है? जो न्यायिक क्षेत्र में काम करता है, जो प्रशासनिक क्षेत्र में काम करता है, उन्हें वह नागरिक मानता है। अर्थात वे लोग जमीन के ऊपर क्या रहेंगे? मालिकाना हक रखेंगे। और किसान लोग या शिल्पी लोग क्या करेंगे? उत्पादक वर्ग का काम करेंगे। तो जो किसान जिस मेहनत से, जिस लगन से जितना काम करता है, उसी अनुपात में फिर नागरिक उनको क्या करते हैं? धन देते हैं या उपज देते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि जितना किसान जितना कमा रहा है उतना ही उसको दिया जाएगा, नहीं, उसको एक तरह से मेहनत की मजदूरी दी जाएगी। यहाँ पर कुछ किसान कम मात्रा में काम करेंगे तो उसको कम मात्रा में क्या दिया जाएगा? पैसा दिया जाएगा, उपज दी जाएगी। तो यहाँ पर मालिकाना हक नागरिकों को दिया गया है। किसान का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हक नहीं होता है अरस्तु के विचारों में। विधि की संप्रभुता, और विधि की संप्रभुता के बारे में तो अरस्तु कहता है कि जहाँ विधि है वहीं क्या है? न्याय है दोस्तों। तो अपने राज्य को विधि की संप्रभुता पर ही उसने क्या है कि आधारित किया है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि द लॉज में लिखा हुआ था कि कानून ही क्या है? सर्वोच्च शक्ति है, कानून ही संप्रभु है दोस्तों। तो वहाँ से उसने अपने विचार उसने उठाया और अपने आदर्श राज्य में उसने बताया कि विधि ही क्या है? संप्रभुता है। अर्थात जो राज्य जो चलेगा वो विधि के द्वारा जो कानून नियम बनते हैं, अर्थात कानून नियमों के अकॉर्डिंग ही राज्य चलेगा। विवाह के बारे में ऐसा बताया कि 18 से लेकर 37 वर्ष, यानी कि लड़की की उम्र 18 वर्ष और 37 वर्ष का लड़का हो, वे लोग शादी कर सकते हैं और हटे कटे नौजवान जो है उनके बच्चे पैदा हो सकते हैं। और वो ये भी कहता है कि मान लीजिए कोई लूला लंगड़ा पैदा हो जाता है तो वो उनको मतलब राज्य में एक तरह से जीने का अधिकार वो अरस्तु नहीं देता है। तो इस तरह से वो अरस्तु अपना विचार देता है दोस्तों। अरस्तु ये कहता है कि जल, सड़कें, किले भी होनी चाहिए, पर्याप्त राज्य के पास पीने के लिए पानी होना चाहिए। अर्थात वो यही कहता है कि राज्य जो है कहाँ होना चाहिए? जहाँ पर जल है, जहाँ पानी है, जहाँ समुद्र है, वहाँ अवस्थित होना चाहिए राज्य को। सड़कें भी होनी चाहिए ताकि आयात निर्यात किया जा सके, सुगमता से संपर्क लोगों से बनाया जा सके। बड़े बड़े किले होने चाहिए ताकि विदेशी लोगों के आक्रमण से बचाया जा सके राज्य को। तो इस तरह से वह अपने आदर्श राज्य के बारे में कल्पना करता है। ठीक है, आदर्श राज्य क्या है? तो हमने आज देखा कि अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो का जो उप आदर्श राज्य था, प्लेटो का जो द्वितीय जो सर्वश्रेष्ठ राज्य था, वही अरस्तु का आदर्श राज्य है। हमने पढ़ा कि आदर्श राज्य जो है वो पॉलिटिक्स जो बुक थी, पॉलिटिक्स 8 भागों में बटी हुई थी। तो उस पॉलिटिक्स के 7वें और 8वें भाग में आदर्श राज्य संबंधी विचार है अरस्तु के दोस्तों। अरस्तु ने जनसंख्या के बारे में कहा कि जनसंख्या ज़्यादा न तो ज़्यादा होनी चाहिए और न ही कम होनी चाहिए दोस्तों। आकार के बारे में कहा कि आकार न छोटा होना चाहिए न बड़ा होना चाहिए। समाज के बारे में कहा कि समाज में 6 प्रकार के क्या होते हैं? वर्ग होते हैं दोस्तों। इस तरह से वह अपने आदर्श राज्य की कल्पना की थी अरस्तु ने। वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। धन्यवाद।